जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बी एल लोधा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। साथियों, आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और प्रिय साथियों, मेरी कई दिनों से ये प्लानिंग थी और मैं साथियों ये मेरी एक मानो तो एक मेरा जज्बा भी था साथियों कि जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की जो साथियों राजस्थान जीके, राजस्थान अध्ययन की जो भी किताबें चलती है, उनको मैं एक यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊँ, ताकि साथियों हर विद्यार्थी को पता लग सके कि 6 से 12वीं तक के में किताबों में किस प्रकार का राजस्थान जीके होता है। और अक्सर आपने सुना होगा और मैंने भी साथियों लगभग लगभग ये महसूस किया है कि कोई सा भी कंपटीशन हो उसमें राजस्थान जीके आता है, वो लगभग मानिएगा आप तो 70 से 80% जो जीके आता है वो 6 से 12 की जो किताबें अपने राजस्थान की उन्हीं किताबों में से आता है। तो उन किताबों को साथियों हम कंप्लीट करते कहाँ था, रीट का जो एग्ज़ाम होता है उसके पहले, बिल्कुल उसके पहले इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं साथियों। ये आपको पता है राजस्थान जीके में, राजस्थान जीके वो राजस्थान का प्रत्येक कंपटीशन हो, वो शायद वो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड लेता हो उसे, या फिर इसे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी लेता हो, जीके वही सेम ही होता है साथियों। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इस किताब को हम पढ़ेंगे और इसके प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह जानने की हम कोशिश करेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पढ़ाना राजस्थान का अध्ययन इतिहास एवं संस्कृति आपको अच्छा लगेगा साथियों। कैसा लगे मुझे कमेंट के माध्यम से बता कर जाइएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे साथियों। चलो हम शुरू करते हैं। राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं साथियों कक्षा 10वीं की किताब पढ़ रहे हैं। देखिए हम शुरू करते हैं। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान का इतिहास एवं परिचय, पहला अध्याय साथियों राजस्थान का इतिहास एवं परिचय। इसमें हम शुरू करते हैं और देखिएगा साथियों क्या है, ध्यान से देखिएगा 1949 ईस्वी से राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। से पूर्व यानी कि 1949 से पूर्व क्या राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, यानी कि राजस्थान नाम से कोई भी यहाँ पर भौगोलिक इकाई नहीं थी। आगे ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब ध्यान रखिएगा, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया था? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और ये किया 1800 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि राजपूताना शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो जॉर्ज थॉमस द्वारा ये दिया गया। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पूरी किताब का नाम याद रखिए, ये है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पूरी किताब का नाम है साथियों। इसके बाद 1829 में एक पुस्तक है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम भी आ सकता है। के लेखक कौन है? लेखक है कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान नाम रखा। अब देखिएगा एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिस पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो प्रकाशित होती है 1829 में। ठीक है, इसमें इसे राजस्थान है इस भौगोलिक इकाई का नाम, एक तो इन्होंने राजस्थान दिया और एक दिया राजस्थान नाम दिया साथियों। स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति इसका नाम राजस्थान रखा गया। अब देखिएगा इसका राजस्थान नाम कब पड़ा, तो 30 मार्च 1949 को साथियों इस जिसे हम राजस्थान कहते हैं, इस भूभाग का जो नाम रखा गया वो राजस्थान रखा गया है। इसलिए 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस भी आप ध्यान रखना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस भौगोलिक इकाई का राजस्थान नाम कब पड़ा,
तो 30 मार्च 1949 को इसका नाम राजस्थान नाम पड़ा साथियों। अब यहाँ देखिएगा, पहली बात तो 1800 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था प्रकाशित हुई, नाम नहीं दे रखा है इस किताब में, यहाँ पर केवल ये दे रखा है कि जॉर्ज थॉमस ने इस भाग का नाम राजपुताना रखा। इसके बाद 1829 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसे प्रकाशित करने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। एक पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, में इसका नाम रखा, एक तो रखा रायनाथ रखा और एक रखा साथियों राजस्थान। दो नाम साथियों इनके द्वारा बताए गए हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं तो 30 मार्च 1949 में सर्वसम्मति से इस भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या रखा गया, राजस्थान नाम रखा गया है। आगे हम बात करते हैं। प्राचीन साहित्य एवं अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम पर जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, मरु, धनवे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। ये नाम कहाँ मिलते हैं साथियों, ध्यान रखना, ये मिलते हैं ऋग्वेद में। क्या है, मरु, धनवे, जांगल, मत्स्य और सूरसेन, ये जितने नाम मिलते हैं ये मिलते हैं साथियों, ध्यान रखना, ये ऋग्वेद में नाम मिलते हैं। ठीक है, मरु और धनवे दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। किसके, मरु और धनवे साथियों किस संभाग के लिए इनका प्रयोग हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये जोधपुर संभाग, यदि आपके एग्जाम आता है तो जोधपुर संभाग के लिए मरु और धनवे दो नामों का प्रयोग हुआ है। जोधपुर पहले मरु, फिर जोधपुर को देखें यहाँ, जोधपुर को पहले क्या है, जोधपुर को पहले मरु, फिर मरुवार कहा जाता था और कालांतर इसमें मारवाड़ कहा जाने लगा। देखिएगा, जोधपुर में शुरू में क्या कहा जाता है, मरु, और इसे क्या कहा जाता है, एक और नाम है साथियों मरु जोधपुर, यहाँ क्या है, मरु, हाँ, मरु और धनवे दोनों का एक ही अर्थ है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए, और यहाँ से देखिए, मरु और धनवे दोनों का एक ही अर्थ है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए होता था। ध्यान रखना, जोधपुर संभाग में जो मरुस्थल है उसके लिए इसका प्रयोग होता था। एक तो साथियों क्या है, मरु है और एक है धनवे, इन दोनों का प्रयोग होता था साथियों जोधपुर संभाग में। इसके बाद हम बात करते हैं, जोधपुर पहले मरु और फिर मरुवार कहलाता था। जोधपुर पहले मरु और फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में उसे मारवाड़ कहा जाने लगा। क्या जाने लगा, कालांतर में फिर उसको मारवाड़ के नाम से जाने लगा। तो आपको ध्यान रखना है, मरु भी जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है उसे ही कहा जाता है और धनवे जो अर्थ है साथियों ये भी जोधपुर के मरुस्थल, जोधपुर में जो मरुस्थल है उसे ही कहा जाता था। आगे बात, जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां शमी, केरम, पीलू आदि होते हैं। ये शमी, केरम, पीलू क्या है, ये वृक्षों के नाम हैं। ध्यान रखना, जांगल जो शब्द है, ये जांगल जो शब्द किससे पड़ा, एक शमी खेंगड़ी का वृक्ष है, केर भी साथियों एक वृक्ष है जिससे कत्था तैयार किया जाता है। और कत्था ये जो हम पान खाते हैं ना, पान खाते हैं, जो पान का मुंह में पान जो खाते हैं उसमें जो तैयार किया जाता कत्था, वो शम इस केर के वृक्ष से किया जाता है। एक होता है पीलू, तो इन वृक्षों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, जांगल पड़ा। बीकानेर और नागौर के आसपास क्षेत्र को जांगल कहा जाता था। ध्यान रखना, बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे जांगल के नाम से जाना जाता था। साथियों ध्यान रखना, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल कहा जाता था। और मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, ये जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। मत्स्य का उल्लेख कहाँ, ये महाभारत में साथियों मत्स्य का उल्लेख, ध्यान रखना, मत्स्य का उल्लेख कहाँ है, मत्स्य का उल्लेख महाभारत में है, जहाँ पर महाभारत में जयपुर, अलवर और भरतपुर तक इस मत्स्य प्रदेश विस्तृत था साथियों। जिसकी राजधानी कहाँ थी, विराट नगर मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। आपको ध्यान रखना, कहाँ की, मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी, विराट नगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर
और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ये भी ध्यान रखना आपको, धौलपुर और भरतपुर जो क्षेत्र है वह सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ये भी एक प्राचीन राज्य था, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है साथियों। आगे हम बात करते हैं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नाम कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ का जो भाग है उसे कांठल कहा जाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। किनारे, कांठे किसे कहा जाता है? कांठे कहा जाता है किनारे को। माही नदी का जो किनारा है साथियों उसे कांठे कहा जाता, इसलिए यह कांठल प्रदेश कहलाया। आगे था 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग का 56 का मैदान कहलाता है। ध्यान रखना, क्या है 56 का मैदान? क्यों? 56 गांवों का समूह होने के कारण, क्या 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का मध्य का जो भूभाग है साथियों उसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता था। बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। यह भी ध्यान रखना आपको, कहाँ से? बेंस रोड से लेकर बिजोलिया तक, बेंस रोड से लेकर बिजोलिया तक के मध्य का जो भाग है इसका जो क्षेत्र है ये कैसा है? पठारी है, इस कारण से ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। ऊपरमाल में कौन कौन आएगा? ऊपरमाल में भैंस रोड से लेकर बिजोलिया तक के मध्य का जो क्षेत्र साथियों इसे ऊपरमाल के नाम से कहा जाता था। आगे बात करते हैं उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता कारण गिरवा कहलाता है। कहाँ से? उदयपुर से आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है साथियों उसे गिरवा कहलाता था। आगे जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। ध्यान रखना, मांड किसे कहा जाता है? जैसलमेर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मांड मिलता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र साथियों उसे बागड़ के नाम से जाना जाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था और सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता था साथियों। कौन सा? सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है ये शेखावटी के नाम से जाना जाता था मेरे साथियों। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता था साथियों। आगे अपना काल विभाजन, इतिहास का काल विभाजन। अब देखिए ना इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से किया गया है। आगे देखिए, मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। एक प्राग युग है, एक आद्य युग है और एक है ऐतिहासिक युग। 3 कालों में बांटा गया है मोटे तौर पर संपूर्ण इतिहास को। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उसको प्राग युग के नाम से जाना जाता था। यानी ऐसा काल जिसके संबंध में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है वो प्राग युग कहलाया, अर्थात मानव लेखन से अपरिचित था। ध्यान रखिए, अर्थात मानव किससे? लेखन कला से अपरिचित था, इसलिए इसको प्राग काल के नाम से जाना जाता है साथियों। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिए साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु या तो वह अस्पष्ट है अथवा उसकी लिपि अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ, उसे आद्य युग कहा जाता था। एक बार ध्यान समझना, आद्य युग किसे कहा जाता है? आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है। क्या है? लिखित साक्ष्य तो क्या है? उपलब्ध है, किंतु या तो वह क्या है? अस्पष्ट है। जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु या तो वह अस्पष्ट है अथवा उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अभी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हो उसे आद्य युग कहा जाता है। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य प्राप्त है। ध्यान रखना साथियों,
जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य प्राप्त है उसे इतिहास कहा जाता है, और जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है उसको प्राग युग कहा जाता है। और ऐसा युग जिसमें लिखा गया है उसके जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध किंतु जिनको स्पष्ट अथवा लिपि को पढ़ना संभव नहीं है उसे आद्य युग कहा गया है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। प्राग युग, इस युग में सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतक का था। जब से ये सृष्टि आरंभ हुई वहाँ से लेकर हड़प्पा तक, जो हड़प्पा सभ्यता अपन ने पढ़ी है या आपने पढ़ी होगी, वहाँ तक के दोनों के मध्य का जो काल था उसे साथियों प्राग काल के नाम से जाना जाता है। आदि युग की बात करते हैं, यह युग हड़प्पा सभ्यता से आज से 500 ईसा पूर्व तक का काल है। 600 ईसा पूर्व तक, कहाँ तक है? से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। कौन सा? ये जो काल है आद्य युग है। ये आद्य युग हड़प्पा युग के यानी कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक, कहाँ से? आद्य युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता का मध्य का, आद्य युग के से लेकर हड़प्पा सभ्यता के मध्य का जो काल है उस काल को यहाँ लिखा हुआ है। आद्य युग हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे आद्य युग के नाम से जाना जाता है। और ऐतिहासिक युग है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का जो काल है साथियों उसे आद्य युग के इतिहास के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व से वर्तमान का जो काल है वो इतिहास के नाम से जाना जाता है साथियों। यहाँ पर अपना आता है, अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। अब आता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग युग में राजस्थान। अब देखिए प्राग युग में राजस्थान में क्या क्या थे उसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता कारण यहाँ आप अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदे मूल फल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। देखें यहाँ क्या लिखा हो, ध्यान समझना। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग क्या है? मरुस्थल है, बिल्कुल मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्षों पूर्व इस मरुस्थली भूमि पर क्या था? समुद्र विद्यमान था और सरस्वती व दृश्य दो तीन नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। ध्यान रखना, एक तो नाम है सरस्वती, एक है द्योषदती, ये दो नदियां हैं इस समुद्र में आकर गिरती थी साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वदा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त होता है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं और इसे तीन भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। साथियों इस प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तीन कालों, एक है पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक है उत्तर पाषाण काल। साथियों पाषाण करते क्या होता है? पत्थर होता है। पाषाण करते क्या होता है? पत्थर। तो ध्यान समझिए, यानी कि पत्थर के पहले का काल, पत्थरों का काल और पत्थरों के बाद का काल, इसको यूं समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अपना आता है पूर्व पाषाण काल। ध्यान समझिएगा, पूर्व पाषाण काल में राजस्थान में क्या था क्या नहीं था। देखिएगा राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है। आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। कितने साल पहले? देखिएगा साथियों क्या लिखा हुआ यहाँ, आज से 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मानव सभ्यता विद्यमान थी। कैसे? 1870 ईस्वी में C.A. हेकेड ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़, ये इंद्रगढ़ कहाँ? बूंदी में साथियों। सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार, हैंड एक्सल
खोज निकाली, यानी हस्त कुल्हाड़ी निकाली। कहाँ से? एक जयपुर से, और शायद एक निकली इंद्रगढ़ मुंदी से निकली। और क्या निकली? ये एक कुल्हाड़ी निकली साथियों। आप कुल्हाड़ी को जानते होंगे। तो ये यहाँ से प्राप्त हुई। किसके द्वारा उत्खनन किया गया? C.A. हेकेड ने यह उत्खनन किया, और ये किया 1670 में साथियों। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से, क्या है? सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे के रविंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया साथियों। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, उदयपुर, पाली, टोंक आदि स्थानों में प्रमुख नदियां विशेष रूप से चंबल, बनास एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। नदियों के नाम रखना, एक चंबल है, एक बनास है, और एक इनकी सहायक नदियों के मध्य क्या प्राप्त हुए? पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय श्री, नाम क्या है? श्री बी आलचिन को है। श्री का श्रेय बी आलचिन को है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रचार क्षेत्र था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जालौर से जो प्राप्त करने वाले थे साथियों, उनका नाम है बी आलचिन। क्या है? बी आलचिन है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं साथियों, तो जो राजस्थान से जो हैंड एक्स मिली यानी कुल्हाड़ी मिली है, उसको किसको मिली? तो ये आप ध्यान रखना साथियों, ये मिली है C.A. हेकेड को मिली है। और ये जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी मिली है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य पाषाण काल में क्या आता है? तो देखिए, मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण रहा। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या रहा? मध्य पाषाण काल रहा। और पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियां चित्तौड़ की बेड़च नदी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। अब देखिए, पाषाणकालीन उपकरण कहाँ कहाँ मिले? एक तो साथियों लूनी नदी है, और एक है बेड़च नदी, जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। और लूनी नदी है, कहाँ से निकलती है साथियों? जाना पाओ की पहाड़ियाँ तो चंबल निकलती हैं। लूनी नदी देखेंगे साथियों, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, शायद नाग पहाड़ियाँ से। हाँ, अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। और बेड़च निकलती गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो आप ध्यान रखें, एक तो लूनी नदी किनारे मिले हैं, कौन से? प्रागैतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल के एक तो लूनी नदी से मिले हैं, एक चित्तौड़ में बेड़च नदी से मिले हैं, और एक विराटनगर यानी जयपुर का ही पुराना नाम साथियों क्या था? विराटनगर था, यहाँ से मिले हैं। इस काल के उपकरण में क्या क्या मिले? एक छोटे हल्के कुशलता से निर्मित, हाँ, इस काल में एक तो छोटे हल्के और कुशलता से निर्मित ये उपकरण जेस स्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, केल्सेडोनी आदि उपकरणों से बने हैं, जिन्हें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेप्स, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। देखिए यहाँ पर बने ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर और पॉइंटर आदि है। पत्थर से बने अनेक छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु उपकरण कहा गया। क्या कहा? माइक्रोविथ का अर्थ है लघु उपकरण।
क्या है माइक्रोलिथ का अर्थ? ध्यान रखना, माइक्रोलिथ का अर्थ है लघु उपकरण। क्या है? लघु उपकरण है। उत्तर नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है साथियों। आगे आता है राजस्थान में धातु काल। अब राजस्थान में आता है धातु का काल आता है। ये पाषाण काल क्या है? पत्थरों का काल अब समाप्त होता है। अब राजस्थान में आता है धातुओं का काल। अब धातु काल की हम बात करते हैं। ताम्रपाषाण, पहली बात ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण एवं ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तात्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रभाव प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, जो सीकर में है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। गिलुंड राजसमंद में। आहड़ व जाडोल उदयपुर में। पिंड पहाड़िया चित्तौड़गढ़ में है। कुराड़ा नागौर में है। साबणिया व पुंगल बीकानेर में है। नंद लालपुरा या किराडोट व चित्तड़वाड़ी जयपुर में है। एलाना जालौर में है। एलाना जालौर में। बुढ़ा पुष्कर अजमेर में। कोल माहौली सवाईमाधोपुर में। और मल्लाह कहाँ है? भरतपुर में। ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है साथियों, इनको आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः देखिएगा, गणेश सभ्यता है वो सीकर में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा साथियों हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। गिलुंड राजसमंद में है। आहड़ व जाडोल उदयपुर में। पिंड पहाड़िया पिंड पाडलिया चित्तौड़ में है। कुराड़ा साथियों नागौर में है। साबणिया व पुंगल बीकानेर में है। नंद लालपुरा किराडोत व चित्तवाड़ी जयपुर में है। चित्तवाड़ी जयपुर में है। एलाना जालौर में है। बुढ़ा पुष्कर अजमेर में है। कोल माहौली सवाईमाधोपुर और मल्लाह कहाँ है? भरतपुर में। आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है साथियों। अब आता है लौह काल। लौह काल में क्या है? ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इनमें कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौहे भरतपुर, अब ध्यान रखना नौहे भरतपुर ये भी कौन सभ्यता है साथियों? लेकिन ये लोह युगीन सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। ऊपर जो अपन ने सभ्यता पढ़ी है, ये सभ्यता साथियों कौन है? ये है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। क्या है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। और नीचे जो सभ्यता है लोह युगीन सभ्यता है। तो राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है वो आपको ध्यान रखना है। लोह युगीन सभ्यता में हम बात करते हैं साथियों, तो एक तो नौहा भरतपुर लोह युगीन सभ्यता है। एक साथियों क्या है? जोधपुरा जयपुर है। सुनारी झुंझुनू रेड क्या है? टोंक। ये चार सभ्यता है, यानी कि नौहा जोधपुरा सुनारी और रेड। नौहा जोधपुरा और सुनारी और टोंक, ये जो चार सभ्यता है साथियों क्या? नौहा जोधपुरा सुनारी और रेड टोंक। ये जो सभ्यता है ये साथियों कहाँ पर है? ये सभ्यता है मतलब ये लोह युगीन सभ्यता है। कौन सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता। आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। लोहे से प्राप्त लोहे के विशेष अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुर तथा सुनारी झुंझुनू में से लोहे की गलाने की भट्टियां और अस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं। रेड टोंक को लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा या संज्ञा दी जाती है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो साथियों ध्यान रखना, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। किसको? रेड टोंक को साथियों प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। आगे लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की बात ही राजस्थान में भी सलेटी रंग की विचित्र मृद भांड का मृद यानी मिट्टी भांड यानी मिट्टी से बने हुए मृद भांड संस्कृति यानी पेंटिंग गैलरी वायर यानी PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा जयपुर सुनारी लोहा आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय 600 ईसा पूर्व से में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है साथियों। कल हम पढ़ेंगे साथियों
राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसमें पहली सभ्यता है कि अपनी कालीबंगा सभ्यता। तो इस प्रकार से देखते हैं साथियों, तो ये जो किताब है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं, मैं इसको कोशिश करूंगा साथियों आपके रीट के एग्ज़ाम के पहले, आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम पहले, आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के पहले संपूर्ण किताबों को मैं पूरी कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर भूल से भी आ गए हो तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा किस पर क्लिक करेंगे, आप करेंगे साथियों ऑल पर क्लिक। क्यों करेंगे? क्योंकि यदि आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा जितने भी साथियों क्लासें हैं और जितना भी जो राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति आदि जो भी आएंगे, जो विज्ञप्ति या फिर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलते हैं मेरे साथियों। राम राम साथी।